This chapter number 1 from Guyton, Functional Organization of Human Body and Control of the Internal Environment. The goal of physiology is to explain physical and chemical factors that are responsible for the origin, development and progress of life. फिजियोलॉजी बस मतलब ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बॉडी की नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज़म्स को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मामला डिज़ीज़ की तरफ जाता है. इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इन डिज़ीज़ कंडीशन. लाइक ईच टाइप ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल वायरस टू द लार्ज ट्री और द कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग हैड इट्स ऑन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबकी अलग अलग है. फिजियोलॉजी डिवाइडेड इनटू एक बहुत बड़ी फील्ड है फिजियोलॉजी, जिसको डिवाइड किया गया है वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मैनी मोर सब डिविजन्स. इस चैप्टर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे. द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी डेट मेक इट अ लिविंग बीइंग. ह्यूमन फिजियोलॉजी वो है जो एक इंसान के अंदर मैकेनिज़म्स होते हैं जो उसे ह्यूमन बनाते हैं. फिजियोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं जो ह्यूमन बॉडी को एक लिविंग बीइंग बनाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैंगर के लिए हम फूड की तरफ जाते हैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है. फियर मेकस सीक रिफ्यूज. सेंसेशन ऑफ कोल्ड मेकर्स लुक फॉर वार्मथ. हमें सर्दी लगती है तो हम गर्मी की तरफ भागते हैं. ऐसे ही मतलब ये सब चीज़ें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. मतलब रेस्पॉन्सेस, ये सारे रेस्पॉन्सेस फिजियोलॉजी का पार्ट हैं. फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सेल इज़ अ लिविंग unit of the body. The basic living unit of the body is the cell. Each organ is aggregate of many different cells held together by intracellular support structures. Each type of cell adapted to perform one or a particular function. For red blood cells body में 25 trillion human being के body में होते हैं. Transport oxygen from the lungs to the tissue. ये याद रखना है, WBCs 25 ट्रिलियन होते हैं. अल्थ्रो द रेड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ एनी सिंगल टाइप. मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो बॉडी में होते हैं वो WBCs ही मतलब RBCs ही होते हैं. अबाउट 75 ट्रिलियन एडिशनल सेल्स ऑफ अदर टाइप. दूसरे बहुत सारे टाइप्स हैं सेल के जो कि 75 ट्रिलियन बॉडी में मौजूद हैं. That perform functions different from those of the red cells. The entire body then contain 75 ट्रिलियन को प्लस करेंगे 25 ट्रिलियन से तो वो टोटल बॉडी में जो सेल्स होते हैं 100 ट्रिलियन होते हैं, जिसमें से 25 ट्रिलियन RBCs होते हैं और 75 ट्रिलियन दूसरे सेल्स होते हैं. सेल ऑफ द बॉडी ऑफ्टन डिफर मार्केटली from one another. All of them have certain basic characteristics that are alike. मतलब हर सेल का बेसिक सेम होता है. मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, फैट, प्रोटीन के साथ और एनर्जी रिलीज़ करता है ताकि सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करें. फर्दर द जर्नल केमिकल मैकेनिज्म फॉर चेंजिंग न्यूट्रिएंट इन एनर्जी आर बेसिकली द सेम. मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म हर सेल का सेम होता है. ऑल सेल डिलीवर एंड प्रोडक्ट एंड देयर केमिकल रिएक्शन इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड. Almost all cells also have the ability to produce additional cells of their own kind. मतलब सेल डिवाइड होकर अपनी तरह के सेल्स बना सकते हैं. Fortunately, when cells of a particular type are destroyed, the remaining cell of this type usually generate new cell until the supply is. मतलब अगर सेल एक तरह के डिस्ट्रॉय हो जाएं तो उसी सेल की मतलब दूसरे वाले सेल उसी तरह के डिवाइड होकर सेल्स बना सकते हैं. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. 60% ह्यूमन अडल्ट में मतलब की बॉडी फ्लूइड से बनी है. मेनली अ वाटर सॉल्यूशन, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस. मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर. जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसे इंट्रासेलुलर के फ्लूइड कहते हैं और जो बाहर होता है उसे एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं. 1/3 in the spaces. This extracellular fluid is
in constant motion throughout the body. It is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and tissues by diffusion through the capillary valves. इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मिक्स हो सकता है, कैपिलरी वाल्स के थ्रू डिफ्यूजन होती है. इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आर द ions, nutrients needed by the cell to maintain cell life. Thus, all the cells live in essentially the same environment. The extracellular fluid is also called extracellular fluid को internal environment भी कहते हैं और इसे milieu interior फ्रेंच में इसे ये वर्ड बोलते हैं. Cells are capable of living, growing and performing their special functions as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ion, amino acid, fatty acid and other constituents are available in the internal environment. सेल ग्रो होता है, परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शन जब तक उससे उसके मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सही तादाद में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डिफरेंट आयंस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और दूसरी चीज़ें प्रेजेंट हों. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में टोटल फ्लूइड जो होता है बॉडी में वो 60% होता है, जिसमें से इंट्रासेलुलर 40% होता है. ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 40% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 20%. इस 20 में से वो जो ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसे पे कहते हैं प्लाज्मा. तो इसमें से प्लाज्मा होता है 5%, प्लाज्मा होता है 5% और दूसरे जो सेल्स हैं बाहर उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, वो होता है 15%. तो ये फ्लूइड की मतलब फ्लूइड डिवाइड हुआ है बॉडी में. डिफरेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड. द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लार्ज अमाउंट होती है सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन प्लस न्यूट्रिएंट्स फॉर द सेल सच एज ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इन सब की लार्ज अमाउंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड. इट आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज being transported from the cells to the lungs to be excreted. Thus, other cellular waste products that are being transported to the kidney for excretion. The intracellular fluid differs significantly from the extracellular fluid. Intracellular fluid और extracellular fluid change है. For example, it contains large amount of potassium. मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आयन बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं बनिस्बत सोडियम क्लोराइड आयंस के, और सोडियम क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा तादाद में होते हैं. तो ये डिफरेंस है जो कि 4 चैप्टर में सारा लिखा हुआ है कि किस एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन से आयन ज़्यादा होते हैं और इंट्रा सेलुलर में कौन से आयन ज़्यादा होते हैं. स्पेशल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो डिफ्यूजन होती है आयंस की मतलब फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होती हैं उनकी वजह से ये बैलेंस में रहते हैं. होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम. होम्योस्टेसिस इज यूज्ड by physiologists to mean maintenance of nearly constant condition in the internal environment. मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में जितनी आयंस की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, वो सेम रहे, वो चेंज ना हो, उसे चेंज ना होने देना होम्योस्टेसिस का काम होता है. एसेंशियली ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी परफॉर्म फंक्शंस डेट हेल्प मेंटेन दीज रिलेटिव कांस्टेंट कंडीशंस. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इन्हें मतलब कांस्टेंट रखते हैं इन कंडीशंस को. द लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन यूज बाय द सेल. द लंग्स जो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है मतलब सेल्स यूज़ कर लेते हैं वो लंग्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दोबारा भेज देता है ताकि वो वैल्यू कांस्टेंट रहे. द किडनी मेंटेन कांस्टेंट आयन कंसंट्रेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. द लार्ज सेगमेंट ऑफ दिस टेक्स्ट
ये नहीं है इम्पोर्टेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन 2 स्टेजेस। 2 तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। द फर्स्ट स्टेज इज मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करती है उसमें से, मतलब ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ब्लड मूव कर रही है, तो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं या जा रहे हैं। एंड द सेकंड इज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन द कैपिलरीज। ये हैं कैपिलरीज, तो इसमें से फ्लूइड डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है एंड द इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टिश्यूज। ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में ऑक्सीजन अमाइनो एसिड वगैरह डिफ्यूज़ होके जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल जो है, मतलब वो डिफ्यूज़ होके आएगा कैपिलरीज में। ब्लड वेसल्स में भी आरबीसीज होते हैं, उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये ब्लड वेसल्स हैं, तो उसमें आरबीसीज होते हैं, उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को नाम देते हैं प्लाज्मा। ब्लड वेसल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को नाम देते हैं प्लाज्मा। और जो मतलब टिश्यूज़ का एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से जो होता है, कहाँ गई, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जाती है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई सारे ऑर्गन्स के पास, ये लेफ़्ट हार्ट से गई सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास, और यहाँ से सारे, मतलब उनको ऑक्सीजन सप्लाई करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी हर ऑर्गन से राइट साइड ऑफ द ब्लड के पास, राइट साइड ऑफ द हार्ट सोई के पास। सो ये हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। All the blood in the circulation traverses the entire circulatory circuit an average of once each minute. When the body is at rest, and as many as 6 times each minute when a person ये सारा प्रोसेस होता है 1 मिनट में। सारी ब्लड सर्कुलेट करती है 1 मिनट में, और ये नॉर्मली 1 मिनट में ये सारा होता है। अगर बॉडी हाईली एक्टिव है तो ये 6 टाइम्स 1 मिनट में हो सकता है, जो कि यहाँ से वंस इन ईच मिनट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, एंड many as 6 times each minute when a person is extremely active. As blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid also occur between the plasma portion of the blood and interstitial that fills the internal spaces. The walls of the capillaries are permeable to most molecule in the plasma in the blood, with the exception of plasma protein molecule, which are too large to readily pass through the capillaries. Therefore, large amount of blood and its dissolved constituents diffuses back and forth between the blood and the tissue spaces. Diffuse होती हैं चीज़ें जो कि मैंने बताया. The process of diffusion is caused by kinetic motion of the molecule in both the plasma and interstitial fluid. This is the fluid and dissolved molecule are continually moving and bouncing in all direction within the plasma and fluid in the intracellular spaces as well as through the capillary pores. Easy चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप खुद भी समझ सकते हैं. Few cells are located more than 5 micrometers from a capillaries, which ensures diffusion of almost any substance from the capillaries to the cell within a few seconds. इसमें डिफ्यूजन होती है कैपिलरीज से, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मटेरियल निकलता है, प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे जाता है, वहाँ से निकल के कैपिलरीज में जाता है. बोथ डेट द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ कंटिन्यूअली बीइंग मिक्सड. ये मिक्सड होते हैं, मतलब डिफ्यूजन होती रहती है इनके आपस में चीज़ों की. देयर बाय द मेंटेनिंग होम्योजेनिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, जिसकी वजह से अगर मतलब प्लाज्मा में कोई चीज़ कम हो जाए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आ जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से में कोई चीज़ कम हो तो प्लाज्मा में आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा से आ जाएगी. ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड.
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ से आती हैं? तो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड पासिस थ्रू द बॉडी, इट आल्सो फ्लोज थ्रू द लंग्स। जब ब्लड बॉडी से पास करती है तो ये लंग्स के पास से गुजरती है। द ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन इन द अल्विलाई, जो कि आपने पहले फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा कि अल्विलाई पे वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई में जाती है और ऑक्सीजन अल्विलाई से ब्लड में जाती है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होती है। थस द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी। द मेम्ब्रेन बिटवीन द अल्विलाई एंड द ल्यूमेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज, द अल्विलाई मेम्ब्रेन इज only 0.4 to 2 micrometers thick and oxygen rapidly diffused by the molecular motion through this membrane in the blood। मतलब अल्विलाई की मेम्ब्रेन थिन होती है, थिक होती है, मतलब इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, आप वैल्यूज़ खुद ही देख सकते हैं। तो इसी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके कैपिलरीज की ब्लड में आ जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, large portion of blood pumped by the heart also passes through the wall of gastrointestinal tract में से भी गुजरती है। Here different dissolved nutrients including carbon dioxide, fatty acid, amino acids are absorbed from the ingested food in the extracellular fluid। यहाँ से जब ब्लड GIT ट्रैक्ट से गुजरती है तो यहाँ पे डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड में से, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। Liver and other organ that perform primarily metabolic functions. Not all substance absorbed from the GIT tract GIT can be used in their absorbed form by the cell. The liver changes the chemical composition of many of these substances to more useful forms. liver जो ये GIT से चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं उनको ब्लड मॉडिफाई करता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है इनकी, ताकि ये अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, ताकि ये दूसरे टिश्यूज़ यूज़ कर सके। फैट सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये चीज़ें मतलब फैट सेल्स जो होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है, किडनी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, एब्जॉर्ब, ये जो सब्सटेंसेस GIT से एब्जॉर्ब हुए हैं इन्हें स्टोर करते हैं जब तक इनकी नीड पड़े। ये चारों मतलब स्टोरेज का भी काम करते हैं। द लिवर आल्सो एलिमिनेट सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेटा, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी लिवर काम करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब ये होम्योस्टेसिस में इसलिए आता है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम खाने की तरफ जाएंगे, उसमें हमारे मसल्स स्केलेटन काम करेगा। तो इनका ये लॉजिक है कि वर इट नॉट फॉर द मसल द बॉडी कुड नॉट मूव द अप्रोप्रिएट प्लेस टू अप्रोप्रिएट टाइम टू ऑब्टेन द फूड। मतलब अगर ये काम ना करती मसल्स और स्केलेटन तो हम उस जगह पे टाइम पे ना पहुंच पाते खाना खाने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आल्सो प्रोवाइड मोबिलिटी for protection against adverse surrounding, without which the entire body along with its homeostatic mechanism could be destroyed intensely। तो ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है? ऑल द सेम टाइम डेट ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन, जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन पिक करती है अल्विलाई से कैपिलरीज में आती है, तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से, मतलब अल्विलाई के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लंग्स के अल्विलाई में। इन द रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, जो कि लंग्स फिर बाहर निकाल देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं हर फंक्शन, हर रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एंड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। किडनी, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द किडनी रिमूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा मोस्ट ऑफ द other substances beside carbon dioxide that are needed by the cell।
These substances include different end product of cellular metabolism. ये यूरिया, यूरिक एसिड जैसे कि end product होते हैं. They also include excess of iron in water from the food that might have accumulated in the extracellular fluid. The kidney perform their function by first filtering the large quantity of plasma through the glomeruli into the tubules and then reabsorbing into the blood those substances needed by the blood such as glucose, amino acid. ये ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं ताकि यूज़ हो सके. अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेनी ऑफ द आयंस. मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंसेज देयर आर नीडेड बाय द बॉडी. ये सारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं. स्पेशली द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया आर reabsorb poorly and pass through the renal tubule into the urine. यूरिया जो है वो रीनल टिब्यूल में जाके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. Gastrointestinal tract. Undigested material that enter the gastrointestinal tract and some waste product of metabolism are eliminated through feces. फीसिस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकाले जाता है. लिवर. अमंग द फंक्शंस ऑफ द लिवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ मेनी ड्रग्स. मैंने जो बताया लिवर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है एंड रिमूव करता है बहुत सारी ड्रग्स को. केमिकल डेट आर इंजेस्टेड. द लिवर secrete many of these wastes into the bile and eventually eliminated in the feces. जो लिवर इनको जो भी टॉक्सीफाइंग चीज़ें होती हैं उनको बाइल के थ्रू भेजता है GIT ट्रैक्ट में जो कि फीसिस के थ्रू निकल जाता है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस. रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस के लिए कंट्रोल मैकेनिज़्म चाहिए होता है. हमारी बॉडी के दो कंट्रोल मैकेनिज़्म होते हैं. एक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोन सिस्टम. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम. अगर हाथ पे कोई गर्म चीज़ टच होती है तो ब्रेन के पास सेंसरी सिग्नल जाएंगे. ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे सेंसरी सिग्नल्स और यहाँ प्रोसेसिंग होगी. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन होगी एंड यहाँ से मोटर सिग्नल्स जाएंगे हाथ के पास कि हटाओ हाथ हॉट चीज़ से. ये पूरा एक लूप बनता है. सेंसरी इनपुट पोर्शन पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी वहाँ से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर मोटर आउटपुट पोर्शन जाएगा और ये सारा वॉलेंट्री एक्ट है. नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट होता है जो इनवॉलेंट्री होता है, उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती. द नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. सेंसरी इनपुट पोर्शन पहले होता है, फिर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द इंटीग्रेटिव पोर्शन मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द मोटर आउटपुट पोर्शन. सेंसरी रिसेप्टर डिक्टेट द स्टेट ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ सराउंडिंग. Receptor in the skin arise whenever an object touches the skin at any time. The eyes are sensory organs that give one visual image to the surrounding system. The ears are also sensory organ. The central nervous system is composed of brain and spinal cord. The brain can store information, generate thought, create ambition, and determine reactions that the body perform in response to sensory sensation. ब्रेन थॉट्स जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एम्बिशन क्रिएट करता है, सेंसेशन वो करता है, रिस्पॉन्स करता है सेंसेशन को. अप्रोप्रिएट सिग्नल आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर आउटपुट पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कैरी वन डिज़ायर्स. एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ये इनवॉलेंट्री होता है. इट ऑपरेट्स एट द subconscious level and control many functions of the internal organ including pumping, heart pump, movement of GIT and secretion of many of the body glands. और दूसरा रेगुलेशन का कंट्रोल मैकेनिज्म है हार्मोन सिस्टम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से रिलीज़ होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस और हम इन्हें हार्मोन्स कहते हैं.
ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये हर बॉडी के सेल्स में जाके केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को स्पीड अप करता है। इंसुलिन पेनक्रियास से निकलता है एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवाता है। एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स से निकलता है और ये सोडियम एंड पोटेशियम आयन को कंट्रोल करते हैं एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट को कंट्रोल करता है। तो ये लोकेटेड इन द बॉडी आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि मतलब हार्मोन्स रिलीज करते हैं डेट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू ऑल parts of the body to help regulate cellular functions. For example, thyroid hormone increases the rate of chemical reaction in all cells, thus helping the cell to tempo the bodily activities. Insulin control glucose metabolism. Adrenocortical hormone control sodium, potassium, iron, protein metabolism, and parathyroid hormone control bone calcium and phosphate. So ये सारे हार्मोन्स के काम में कुछ हार्मोन्स इसमें दिए गए हैं। Thus the hormone provide a system for regulation of complements the nervous system. The nervous system regulate many muscular and secretory activities of the body, whereas the hormonal system regulate many metabolic function. नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है मस्कुलर एंड सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ को बॉडी की, और हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक फंक्शंस को। ये बात याद रखनी है। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म भी दो हैं, एक इम्यून सिस्टम, दूसरा एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन होती है एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्किन को भी क्रॉस करके अंदर चला जाएगा तो उसे सामना करना पड़ेगा इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम में WBCs होंगे, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, इनगल्फ करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। सो ये पहले इम्यून सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के दो मैकेनिज़म्स। द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, टिश्यू सेल्स ड्राइव फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स, the thymus, lymph node and lymph vessel that protect the body from pathogens such as bacteria, virus, parasites and fungi. The immune system provide a mechanism for the body. ये बॉडी के अपने सेल्स और दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स में डिफरेंस करता है और डिस्ट्रॉय करता है। मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है बाय फेगोसाइटोसिस, बाय प्रोड्यूसिंग सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स बना के उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। डेट वाइदर डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज द इन्वेडर। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। द स्किन एंड वेरियस appendages, hair, nails, glands and other structures cover, cushion and protect the deeper tissue and organ of the body. स्किन कवर करती है। स्किन पहला बैरियर है किसी भी वो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए से बचाने के लिए। जनरली प्रोवाइड अ बाउंड्री बिटवीन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट द आउटर वर्ल्ड। द एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सीक्रेशन ऑफ वेस्टेज एंड इट प्रोवाइड सेंसरी इंटरफेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द स्किन जनरली comprised about 12 to 15% ऑफ द स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ये बात याद रखनी है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। एंड 12 to 15% जो बॉडी का वेट होता है वो स्किन की वजह से होता है। रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्किन स्प्रिंग आएंगे उसमें भी होम्योस्टेसिस पास आउट हो। रिप्रोडक्शन का होम्योस्टेसिस से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, मगर समटाइम रिप्रोडक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ होम्योस्टेटिक फंक्शन। रिप्रोडक्शन एक होम्योस्टेटिक फंक्शन नहीं है। इट डज हाउएवर हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय जनरेटिंग न्यू बीइंग्स टू टेक द प्लेस ऑफ दोज दैट आर डाइंग। मतलब जो मर चुके हैं न्यू पैदा होंगे, वो उनकी जगह लेंगे, उनमें भी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होगा। दिस मे साउंड लाइक अ परमिसिव यूसेज ऑफ द टर्म होम्योस्टेसिस, बट इट illustrates
that in the final analysis, essentially all body structures are organized such that they help maintain the automaticity and continuity of life. कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इन सब का जो कंट्रोल सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जेनेटिक लेवल पे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, हार्मोनल लेवल पे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, नर्वस लेवल पे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो हमारा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है हमारी बॉडी। The human body has thousands of control systems. The most intricate of these are the genetic control system that operates in all cells to help control intracellular functions and extracellular functions. Many other control systems operate within the organ to control functions of the individual parts of the body, of the organs. Other operate throughout the entire body to control the interrelations between the organs. For instance, the respiratory system operating associated with the nervous system regulate concentration of carbon dioxide in extracellular fluid. The liver and pancreas regulate the concentration of glucose in the extracellular fluid. Kidney regulates the concentration of hydrogen, sodium, potassium, phosphate and other ions in the extracellular fluid. So regulation example of control mechanism: regulation of oxygen, carbon dioxide concentration in the extracellular fluid. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल होते हैं? ब्लड वेसल्स में जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में WBCs होते हैं, मौजूद होते हैं, और उसमें हीमोग्लोबिन होता है WBCs में, तो उस पर ऑक्सीजन अटैच हुआ होगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन इजीली रिलीज़ होके आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ताकि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दिया जाए। और यहाँ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गया, ऐसे डिसोसिएशन का, और ये डिसोसिएशन होगा ही तब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर नहीं आएगा। जब ब्लड लंग्स के पास से गुजरता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन से निकलेगी ही नहीं। इसे बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब जो चीज़ पहले कम है वो बाद में बढ़ के नॉर्मल हो जाए। मतलब पहले रिज़ल्ट अपोजिट हो इनिशियल स्टिमुलस से। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सिग्नल्स नर्वस सिस्टम में जाते हैं और रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और हम तेज़ी से रेस्पिरेशन करने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मेजर सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन इन द सेल, द बॉडी हैज़ special control mechanism to maintain almost exact and constant oxygen concentration in the extracellular fluid. This mechanism depends principally on the chemical characteristics of hemoglobin, जो कि RBCs में प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एज द ब्लड passes through the lungs, blood passes through the tissue capillaries. Hemoglobin, because of its strong chemical affinity for oxygen, does not release oxygen into tissue. अगर मतलब टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब उतनी ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होगी तो ये मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे हीमोग्लोबिन। इफ़ द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू फ्लूइड इज़ टू लो, sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration. Thus, regulation of oxygen concentration in the tissues is vested principally in the chemical characteristics of hemoglobin itself. The regulation is called the oxygen buffering function of hemoglobin. Carbon dioxide concentration in the extracellular fluid is regulated in a much different way.
Carbon dioxide is a major end product of the oxidative reactions in the cell. If all the carbon dioxide formed in the cell continue to accumulate in the tissue fluids, all energy giving रिएक्शन सही से नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाएगी. अगर फॉर्चुनेटली हायर देन नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, एनर्जी जो देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द ब्लड एक्साइट्स द, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई जिसके मैंने बताया तो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्साइट किया जाएगा, causing a person to breathe rapidly and deeply. The increased expiration of carbon dioxide and therefore remove excess oxygen, मतलब रेस्पिरेशन रैपिडली होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी ब्लड में से, टिश्यू फ्लूइड में से. दिस प्रोसेस कंटिन्यू until the concentration return to normal. रेगुलेशन ऑफ आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर. हमारी बॉडी में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो समहाउ हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेजर कर रही हैं उन्हें बेरो रिसेप्टर्स कहते हैं. नेचर में ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हमारी बॉडी में नेचर ने ये डिवाइसेस हमारी बॉडी में लगाई हुई हैं. फॉर एग्जांपल कैरोटिड की जगह बाइफर्केशन होती है, यहाँ बेरो रिसेप्टर मौजूद होता है. तो जैसे ही हमारी ब्लड प्रेशर कम होता है तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे ब्रेन के मेड्यूला में और यहाँ से सिग्नल वापस आएंगे और सिंपैथेटिक फायरिंग बढ़ेगी और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक. तो यहाँ सेवरल सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर. One of the baroreceptor system is simple and excellent example of the rapidly acting control mechanism. In the walls of bifurcation region of the carotid arteries in the neck and also the arch of the aorta in the thorax and are many nerve receptors called baroreceptors, which are stimulated by stretch of the arterial wall. When the arterial pressure rises too high, the baroreceptor send barrages of nerve impulses to the medulla of the brain. Here these impulses inhibit the vasomotor center, which in turn decrease the number of impulses transmitted from vasomotor center through the sympathetic nervous system to the heart and blood vessels. Lack of these impulses causes diminished pumping activity of the heart and also dilated of the peripheral blood vessels, allowing increased blood flow through the vessels. Both of these effects decrease the arterial pressure back toward normal. ये वही बातें जो मैंने बताई. Conversely, a decrease in arterial pressure below normal relaxes the stretch receptor, allowing the vasomotor center to become more active than usual, thereby causing vasoconstriction and increase heart pumping. The decrease in arterial pressure also rises arterial pressure back towards normal. Normal ranges and physical characteristics of body extracellular fluid constituents. Some of the important constituent and physical characteristics of extracellular fluid along with their normal values, normal ranges and maximum limits without causing death. Note the narrowest normal range for. ये सारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पे. ऑक्सीजन 40, कार्बन डाइऑक्साइड 40, सोडियम आयन 142, ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है. ये नॉर्मल रेंजेस दी हुई हैं, ये इनके यूनिट्स दिए हुए हैं, ये सब याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. Most important for the limits beyond which abnormalities can cause. For example, an increase in इनसे अगर आगे या पीछे होंगी, मतलब वैल्यूज़ कंसंट्रेशन इनसे ज़्यादा या कम होंगी तो एबनॉर्मलिटीज़ काज होती हैं. टेम्परेचर ऑफ 7 डिग्री सेल्सियस 11 फ़ारेनहाइट अबव नॉर्मल कैन लीड
viscous cycle मतलब positive feedback of increasing cellular metabolism that destroyed the cell. Note also the narrow range of acid-base balance in the body within normal pH 7.4 and lethal pH only about अगर 7.4 से 0.5 कम या ज़्यादा होगी तो भी एबनॉर्मलिटी डेथ की तरफ इंसान जा सकता है. Another important factor is the potassium ion concentration because whenever it decreases to less than 1/3 normal, a person is likely to paralyzed as a result of nerve inability to carry signals. Alternatively, if the potassium ion concentration increases to 2 or more times normal, the heart muscle is likely to be severely depressed. Also, when the calcium ion concentration falls down below about 1/2 normal, a person is likely to experience titanic concentration of muscles throughout the body because of the spontaneous generation of excess nerve impulse in the peripheral nerve. When the glucose concentration falls below half normal, 1/2 normal, a person frequently develop extreme mental irritability and sometimes even convulsions. These examples should give one an appreciation for the extreme value and even the necessity of the vast numbers of कंट्रोल सिस्टम डेट कीप द बॉडी ऑपरेटिंग इन हेल्थी. होम्योस्टेसिस में रखते हैं मतलब इससे ज़्यादा या कम इन वैल्यूज से होगी तो बहुत मुश्किल हो सकती है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज कंट्रोल सीरियस बॉडी मेल फंक्शन और डेथ कैन काज रिजल्ट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर की याद रखने. नेगेटिव फीडबैक नेचर ऑफ most control system. Most control system of the body act by negative feedback. ज़्यादातर हमारे बॉडी की mechanisms कंट्रोल होते हैं by negative feedback. मतलब एक चीज़ अगर कम हुई है तो वो रिजल्ट में बढ़ जाएगी, ये नेगेटिव फीडबैक होता है. नेगेटिव फीडबैक मतलब कोई चीज़ कम थी तो सारे मैकेनिज़्म के बाद मतलब जो भी प्रोसेस हुआ उसके बाद बढ़ जाएगी. अगर शुरू में कोई चीज़ हाई थी सारे मैकेनिज़्म के बाद ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इसे पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे. हर चीज़ की एक नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी में, उससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा होगा तो मसला हो सकता है, डिज़ीज़ कास हो सकती है. इसे पैथोफिजियोलॉजी में हम डिज़ीज़ पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड की पीएच जैसे कि मैंने बताया अगर ऑक्सीजन की लेवल कम है तो बढ़ने की कोशिश की जाएगी, मतलब नेगेटिव फीडबैक. मोस्ट कंट्रोल negative feedback which can best explain reviewing some of the homeostasis mentioned previously. In the regulation of carbon dioxide concentration, a high concentration of result in turn decreases the extracellular fluid carbon dioxide concentration. lungs अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो लंग्स ज़्यादा एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ताकि और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सके. In other words, the high concentration of initiate events that decrease the concentration towards normal. मतलब बढ़ गई तो ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे नॉर्मल वापस कम होके नॉर्मल हो जाएगी, विच इज़ नेगेटिव टू द इनिशिएटिंग स्टिमुलस. मतलब नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन रिजल्ट इज़ अपोजिट ऑफ इनिशियल स्टिमुलस. मतलब इनिशियल स्टिमुलस ज़्यादा है तो रिजल्ट में कम हो जाएगी ऐसे. Low, this causes feedback to increase the concentration. This process is also negative to the initiating stimulus. In the atrial pressure regulating mechanism, a high pressure causes a series of reactions that promote a lowered pressure, or a low pressure causes a series of reactions that promote an elevated pressure. In both instances, these effects are negative with respect to initiating stimulus. Therefore, in general, if some factor become excessive or deficient, a control system initiate negative feedback, which consists of a series of changes that return the factor towards a certain mean value, thus maintaining homeostasis. Gain of a control system. The degree of effectiveness with which a control system maintains constant conditions is determined by gain of negative feedback.
Let us assume that large volume of blood is transfused in the person those baroreceptor, मतलब एक पेशेंट है, उसका ब्लड बढ़ाने के लिए ब्लड की बोतल्स लगाएं, तो जैसे उसमें ब्लड इंटर होगा उसका बीपी बढ़ जाएगा। पहले 100 था, फिर 175 हो गया, मतलब 75 बढ़ा। और ये ऐसा पेशेंट है जिसमें बेरो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, ये एक ऐसा पेशेंट है। और एक दूसरा पेशेंट है जिसमें बेरो रिसेप्टर काम कर रहा है, उसमें अगर खून की बोतलें चढ़ाएं तो उसका 25 सिर्फ बढ़ेगा, उसका सिर्फ 25 बढ़ेगा। पहले वाले पेशेंट में ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि उसके बेरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे, वरना वो डिटेक्ट करके सारा मैकेनिज्म होता और बीपी कम हो जाता। मतलब उसका ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बेरो रिसेप्टर अगर काम करते तो स्टिमुलस जाता, सारे मैकेनिज्म होता और वापस कम हो जाता। ये यही लिखा हुआ है, 100 से 175 हो गया। Let us assume that the same volume of blood, same person, बेरोरिसेप्टर जिसके फंक्शनिंग है उसमें डाला, तो दिस टाइम द प्रेशर इंक्रीजेज 25, उसमें 75 mm ऑफ मर्क्यूरी बढ़ा, इसमें 25। दस द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज़ कास्ट अ करेक्शन ऑफ, मतलब फीडबैक सिस्टम ने, बेरोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, फिर फीडबैक सिस्टम ने -50 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर कम किया। करेक्शन हुई, दिस इज़ फ्रॉम 175 से 125 हुआ, मतलब -50 की करेक्शन हुई। रिमेन्स एन इंक्रीज, 25 भी इंक्रीज़ हुआ, ये एरर है, मतलब फुल कम हो जाता तो मतलब फुल नेगेटिव फीडबैक सही से काम कर रहा है, विच मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट 100% इफेक्टिव नहीं। अगर 100% इफेक्टिव होता तो 100 वो हो जाता ब्लड प्रेशर, 25% भी ना बढ़ता। ये जैसे गेन करेक्शन अपॉन एरर, थस द बेरो फॉर एग्जांपल कर, ये सारा कैलकुलेशन है नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस इतना याद रखना है कि बेरो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था तो ज़्यादा बढ़ गया, और काम कर रहा है तो कम बढ़ा। ये सारी कैलकुलेशन नॉट सो इम्पोर्टेंट। Positive feedback can sometimes cause vicious cycles and death. One might ask the question, why do most control system of the body operates either than negative feedback rather than positive feedback? If one considers the nature of positive feedback, one immediately sees that positive feedback does not lead to stability but no instability, and in some cases can cause death. एक चीज़ बढ़ी हुई है, आप उसे और इंक्रीज़ करोगे तो मसला तो होगा नहीं। है एक चीज़ कम है, आप उसे और कम करोगे तो भी मसला होगा, वापस वो नॉर्मल पे तो नहीं आएगी। विच काजेज कैन फ्रॉम पॉजिटिव, जैसे कि हार्ट पंपिंग effectiveness of the heart, showing that the heart of the healthy human being pump about 5 liter of blood per minute. हार्ट 5 लीटर ब्लड पर मिनट में पंप करती है। इफ अ पर्सन इज सडनली ब्लड 2 लीटर, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज डिक्रीज टू सच अ लो लेवल दैट is not enough blood is available for the heart to pump effectively. As a result, the arterial pressure falls and the flow of the blood to the heart muscle through the coronary vessels diminishes. This results in weakening the heart, further diminished pumping, a further decrease in coronary blood flow, and still more weakness of the heart. The cycle repeats itself again and again until death occur. कि पॉजिटिव फीडबैक से डेथ भी अकर हो सकती है। नोट डेट ईच साइकिल इन द फीडबैक रिजल्ट इन फर्दर वीकनिंग ऑफ द हार्ट। इन अदर वर्ड्स, द इनिशिएटिंग स्टिमुलस काजेज मोर ऑफ द सेम विच इज़ पॉजिटिव फीडबैक। मतलब पॉजिटिव फीडबैक के मतलब डेफिनेशन ऐसे लिखी जा सकती है, व्हेन फाइनल रिजल्ट इज़ मोर ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। Positive feedback is better known as vicious cycle, but a mild degree of positive can overcome by the negative feedback control mechanism of the body, and the vicious cycle fails to develop. If the person in the aforementioned
एग्जाम्पल वर ब्लड ओनली 1 लीटर इंस्टीड ऑफ 2 लीटर, अगर वो 1 लीटर ब्लीडिंग होती है उसकी, द नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कार्डिक आउटपुट आर्ट्रियल प्रेशर कुड ओवर बैलेंस द पॉजिटिव फीडबैक इन द पर्सन कुड और रिकवर। नेगेटिव फीडबैक जान बचाता है और पॉजिटिव फीडबैक डेंजरस होता है, मगर पॉजिटिव फीडबैक समटाइम्स यूज़फुल भी होता है। जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक की 2 एग्जांपल हैं, क्लॉटिंग एंड चाइल्ड बर्थ। जैसे कि ब्लीडिंग होती है, क्लॉट बनना शुरू होता है, तो फर्दर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो ये क्लॉट बढ़ता जाता है, ये ज़रूरी है वरना हेमरेज हो सकता है। तो अगर शुरू में अगर क्लॉटिंग फैक्टर 1 था तो आगे बढ़ता जाएगा और ब्लड क्लॉट होगी और वहाँ पे बंद होगी, वरना ब्लड बहती जाएगी तो मसला हो सकता है। और डिलीवरी मतलब चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी और वक्त के साथ कॉन्ट्रैक्शन और तेज़ होती जाएंगी, तो ये पॉजिटिव फीडबैक के 2 यूज़फुल एग्जांपल्स हैं। इन सम द बॉडी यूजेस पॉजिटिव फीडबैक टू ब्लड क्लॉटिंग, वेरिएबल यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक व्हेन अ ब्लड वेसल इज रप्चर्ड एंड a clot begin to form multiple enzyme called clotting factor activated within the clot itself. Some of these enzymes act on another unactivated enzyme of the immediately adjacent blood, thus causing more blood clotting. This process continues until the whole of the vessel is plugged and bleeding. No blood clotting factor उस bleeding को रोकता है clot बना के. On occasion, this mechanism can get out of hand and cause information of unwanted clots. In fact, this is what initiates most acute heart attacks, which are caused by clot blooding on the inside surface of the atherosclerotic plug in the coronary artery and then growing until the artery is blocked. दूसरी एग्जाम्पल है इसकी चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ इन अनदर इंस्टेंट इन विच पॉजिटिव फीडबैक प्लेज अ वेरिएबल रोल व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द बेबी हेड टू बिगिन पुशिंग थ्रू द सर्विक्स. कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी. स्ट्रेच ऑफ द सर्विक्स सेंड सिग्नल थ्रू द यूट्राइन muscle back to the body of the uterus, causing even more powerful contraction. Thus the uterine contraction stretched the cervix and the cervical stretch causing a stronger contraction. When this process become powerful enough, the baby is born. If it is not powerful enough, the contraction usually die out and a few days pass before they begin again. Another important use of feedback is for the generation of nerve signals. This is when the membrane of nerve fiber is stimulated. This causes slight leakage of sodium ion through the sodium channel in the nerve membrane to the fiber interior. The sodium ions entering the fiber then change the membrane potential, when in turn causes more opening of the channel. ज़्यादा चैनल्स की ओपनिंग होंगी और ज़्यादा सोडियम निकलेगा. मोर ऑफ द पोटेंशियल स्टिल more opening of the channel and so forth. Thus a slight leak become an explosion of sodium entering the interior of the nerve fiber, when creates the nerve action potential. This action potential in turn causes electrical current to flow along both the output of and the inside of the fiber, initiate additional action potential. For example, ब्लड क्लॉटिंग, बस ये याद रख लें, ब्लड क्लॉटिंग और चाइल्ड बर्थ दोनों पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल हैं. आल्सो पॉजिटिव फीडबैक डेट काजेज नर्व इम्पल्स अलो द नर्व्स टू पार्टिसिपेट इन थाउजेंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम. मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम एडाप्टिव कंट्रोल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पढ़ लेते हैं. लेटर इन द टेक्स्ट व्हेन वी स्टडी द नर्वस सिस्टम वी शैल सी दैट द सिस्टम कंटेन ग्रेट नंबर ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंट्रोल मैकेनिज्म. सम आर सिंपल फीडबैक सिस्टम सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्कस, मैनी नॉट. ये आई डोंट थिंक सो इतना इम्पोर्टेंट है. समरी ऑटोमेसिटी ऑफ द बॉडी.
The purpose of this chapter has been point out first the overall organization of the body, and second means different parts of the body operate in many. Body is actually social order. Body में 100 trillion cells होते हैं, organized into different functional structures, some of which are called organs. मतलब सेल से टिश्यू बनता है एंड टिश्यू से बनता है ऑर्गन. ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. ये इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. एज लॉन्ग एज नॉर्मल कंडीशंस आर मेंटेन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, द सेल ऑफ द बॉडी continue to live and function properly. Each cell benefit from homeostasis. In turn, each cell contribute its share towards the maintenance of homeostasis. Homeostasis is constant static conditions, maintenance of constant and static conditions. The reciprocal interplay provides continuous atomicity of the body until one or more functional system lose their ability to contribute their share of functions. When this happened, all the cells of the body suffer extreme dysfunction, lead to death. Moderate dysfunction leads to sickness. तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है. बाकी कोई इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं इसमें. It is still further correction is necessary. No, बस.